Assalamu alaikum students, welcome to VU Education Hub. Today we are going to discuss the most repeated MCQ of PSY 404 for final term preparation. और इस वीडियो में MCQs के साथ में एक्सप्लेनेशन दी गई है. लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एग्जाम. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Raza, 4-year-old boy, enjoys eating hair, dirt and of dried paint from the last 3 months. He is most likely to suffer from. ओके, स्नैरियो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक 4 साल का बच्चा है जो कि पिछले 3 मंथ से नॉन एडिबल चीज़ें ले रहा है, जिस तरह ड्राइड पेंट, हेयर, डर्ट एट्सेट्रा. तो मोस्ट लाइकली उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा. ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं: बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पिका डिसऑर्डर, यूमिनेशन डिसऑर्डर, एवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर. ओके, ये सब जो हमारे पास डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ना, ये आते हैं टाइप्स ऑफ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में. तो इन सब को हम बारी बारी देख लेते हैं किस डिसऑर्डर की क्या स्पेसिफिकेशन है. द फर्स्ट वन इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. नो व्हाट हैपन इन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज़ पर्सन्स ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जो पर्सन्स बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में फ़ूड लेते हैं इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद वो लार्ज अमाउंट में फ़ूड ले रहे होंगे. एंड पर्सन्स फील नो कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग और फीडिंग हैबिट्स. और ये होगा कि उनको कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते कि वो कम क्वांटिटी में खाएं. उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं. इसके अलावा ये होता है कि दे यूजुअली ईट रैपिडली. ठीक है, जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं. दे यूजुअली प्रेफर ईटिंग अलोन बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट. ये भी एक उसकी स्पेसिफिकेशन है कि ये प्रेफर कर होते हैं कि ये अकेले में खाना खाएं, क्योंकि इनको एम्बेरसमेंट होती है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाता हूँ और इतना रैपिडली खाता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है पिका डिसऑर्डर. पिका डिसऑर्डर वाले जो पर्सन्स होंगे वो ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनको यूजुअली हम फूड में कंसीडर नहीं करते हैं या जिनके अंदर सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल हेयर, डर्ट एंड ड्राइड पेंट एट्सेट्रा. पिका डिसऑर्डर वाले नॉन एडिबल चीज़ें खा रहे होते हैं. थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रूमिनेशन डिसऑर्डर. रूमिनेशन डिसऑर्डर में क्या होगा? इन दिस डिसऑर्डर इंडिविजुअल ब्रिंग बैक एंड रीयूज पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन swallowed. इसमें क्या होगा कि जो फूड उन्होंने ऑलरेडी swallow कर लिया है उसको दोबारा से मुंह में वापस लेके आते हैं और उसको रीच्यू करते हैं. ठीक है, मोस्टली रीच्यूड फूड इज़ swallowed अगेन. अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि वो वाला फूड जो दोबारा से वो रीच्यू कर रहे हैं, दोबारा से चिबा रहे हैं, उसको swallow कर लेते हैं एंड ओकेजनली इट इज़ स्पिटेड आउट. या कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो उसको रीच्यू करके स्पिट आउट कर देते हैं बाहर. फोर्थ हमारे पास है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर. अब इसके नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है जो अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर वाले पर्सन्स होंगे उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव फूड ईटिंग हैबिट्स होंगी, सिलेक्टिव ईटिंग हैबिट्स होंगी, बहुत चूज़ी होंगे खाने पीने के मामले में, जिसकी वजह से उनकी क्या होंगी, न्यूट्रिशनल एंड एनर्जीज डेफिशिएंसीज हो जाएंगी और उनका ये होगा कि वो सिग्निफिकेंटली वेट भी गेन नहीं कर सकेंगे. ओके, क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा गया था कि ड्राइड हेयर, पेंट और इस तरह की चीज़ें ले रहा है रज़ा, तो इसको ये पिका डिसऑर्डर है. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ पिका डिसऑर्डर. अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिका डिसऑर्डर का कॉज नहीं है. अगर हम फर्स्ट पे देखें ना, लॉस ऑफ सुपरविजन. अगर पेरेंट्स बच्चों को ठीक तरह से सुपरवाइज नहीं करते हैं तो ये भी एक काज बन सकता है पिका डिसऑर्डर का. निगलेक्ट, अगर हम बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे बच्चे क्या चीज़ें खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बच्चों को ठीक तरह से देखभाल नहीं की जा रही है, तो ये भी पिका डिसऑर्डर का एक काज है. डेवलपमेंटल डिले भी पिका डिसऑर्डर के कॉज में आता है. लास्ट पे हमारे पास है सोशल प्रेशर. सोशल प्रेशर पिका डिसऑर्डर के कॉजेज़ में नहीं आता. सो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड एज ओबीज इफ़ BMI इज़ ग्रेटर देन. अगर एक पर्सन का BMI 30 से अबव है तो हम उसको ओबीज कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4. द स्लीप वेक डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज ड्यू टू वर्किंग इन ट्रेडिशनल वर्क शिफ्ट्स. ठीक है, एक ऐसा स्लीप वेक डिसऑर्डर जो किस वजह से कॉज हो रहा है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वर्क शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं. एंड मे कॉज सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव स्लीपीनेस एंड ड्राउजीनेस इज़ नोन एज. अब इसकी भी हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि हम अल्टरनेट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर की टाइप में. वैसे हम स्लीप वेक डिसऑर्डर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं और इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस या MCQ में हमसे वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं.
स्लीप वेक डिसऑर्डर क्या होते हैं? इन्वॉल्व प्रॉब्लम विद द क्वालिटी, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ स्लीप। स्लीप वेक डिसऑर्डर हमारी स्लीप की क्वालिटी में चेंजेस लेके आते हैं, टाइमिंग हमारी डिस्टर्ब होती है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और स्लीप पैटर्न जब हमारा डिस्टर्ब होगा तो ये क्या काज करेगा? प्रॉब्लम विद द फंक्शनिंग एंड डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द डे टाइम। अब कुछ कॉमन टाइप्स हमें दी गई हैं स्लीप वेक डिसऑर्डर की। फर्स्ट भी हमारे पास है इंसोम्निया। इंसोम्निया आप कह सकते हैं लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। जो इंसोम्निया वाले पर्सन होंगे ना, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो नींद में चले जाएँ। दे रियली फील हार्ड टू फॉल अस्लीप, ठीक है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो नींद में चले जाएं। हार्ड टू स्टे अस्लीप, अगर गलती से नींद में चले ही जाएं तो बहुत मुश्किल है कि वो सोते ही रहें। मतलब ये होगा कि उनकी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आँख खुल जाती है। और काज यू टू वेक अप टू अर्ली बट नॉट बी एबल टू गेट बैक टू स्लीप। आपकी बहुत जल्दी आँख खुल जाएगी और आप दोबारा से नींद में नहीं जा सकेंगे। सेकेंड हमारे पास आ जाता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड सडन एंड इरिप्रेसिबल नीड टू स्लीप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। नार्कोलेप्सी में क्या होगा कि आप दिन के टाइम या किसी भी टाइम आपको बार बार अर्ज होगी कि आप दोबारा से नींद में चले जाएं। पीपल विद डिसऑर्डर मे ऑल्सो सडनली फॉल अस्लीप एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। नार्कोलेप्सी वाले जो पर्सन होते हैं वो ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें सो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे, तो ये भी नार्कोलेप्सी में आता है। थर्ड पे हमारे पास आता है पैरासोमनिया। अच्छा, पैरासोमनिया वाला क्या हमें कहते हैं कि आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल बिहेवियर, एक्सपीरियंशियल और फिजियोलॉजिकल इवेंट अकरिंग इन एसोसिएशन विद स्लीप। पैरासोमनिया में आपके स्लीप में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीप वॉकिंग, कुछ लोग सोते हुए चलना शुरू कर देते हैं, तो ये पैरासोमनिया के अंदर आता है। हाइपर सोमनोलेस डिसऑर्डर। अच्छा, इंसोमनिया और हाइपर सोमनोलेस डिसऑर्डर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि इंसोमनिया था लैक ऑफ स्लीप और हाइपर सोमनोलेस डिसऑर्डर होता है एक्सेसिव स्लीप, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो हमारी जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो है 7 आवर्स पर डे, ठीक है। 24 आवर में हमें 7 आवर की स्लीप चाहिए होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। बट जो हाइपर सोमनोलेस डिसऑर्डर वाले पर्सन होंगे, अगर वो एक नॉर्मल स्लीप ले लेते हैं 7 आवर्स की, तो उसके बाद भी उनको एक्सेसिव ड्राउजीनेस होगी, एक्सेसिव स्लीपीनेस होगी, उनको रिक्वायर्ड होगा कि वो और भी ज़्यादा रेस्ट करें, और भी ज़्यादा उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। वन रिमेन एक्सट्रीमली ड्राउजी ड्यूरिंग द डे। और ये जो पर्सन्स होंगे वो अगर उन्होंने 7 आवर्स की स्लीप ली हुई भी है रात में, तो फिर भी वो दिन के टाइम में ड्राउजी ही फील करेंगे। लास्ट में हमारे पास है शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर, जो हमारे MCQ में दिया गया है कि जब हम स्पेसिफिक शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल वर्क शिफ्ट्स में, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे सिम्टम्स आ जाते हैं एक्सेसिव स्लीपीनेस के, ड्राउजीनेस के। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि ये जो हमारा स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ रही है, ये हमारी डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करने की वजह से आ रही है, तो इसी को इससे नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म विंडिक्टिवनेस मीन्स, विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है टू सीक रिवेंज, ठीक है। मतलब आप पनिशमेंट दो जिसने आपको हर्ट किया है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं किसी से बदला लेना या इंतकाम लेना, इसमें आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ देयर आर 1 to 3 बिंज ईटिंग एपिसोड्स पर वीक, इट विल बी कंसीडर्ड एज। अच्छा, बिंज ईटिंग की टाइप्स को ना हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। माइल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, मॉडरेट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, स्वेयर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एंड एक्सट्रीम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अगर तो हमें 1 to 3 एपिसोड्स हैं बिंज ईटिंग की पर वीक, तो ये होगा हमारे पास माइल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अगर 4 to 7 एपिसोड्स हैं पर वीक, तो ये आ जाएगा मॉडरेट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। अगर हमारे पास है 8 to 13 बिंज ईटिंग एपिसोड्स पर वीक, दैट विल बी कंसीडर्ड इन स्वेयर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और अगर 14 या 14 से ज़्यादा एपिसोड्स होंगी बिंज ईटिंग की पर वीक, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन में हमसे 1 to 3 के बारे में पूछा गया है, तो ये सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी में लैंड करेगा, दैट इज़ माइल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है
जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक फीचर में नहीं आता। हम किस तरह से एक पर्सन को डायग्नोस करते हैं कि ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में लैंड कर रहा है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है, जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले पर्सन होंगे, ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली खाना खाते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है खाने की। ईटिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा स्पीड से खाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाते हैं। ईटिंग अलोन ड्यू टू फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, ठीक है, और वो अकेले खाना खाने को प्रेफर करते हैं एम्बेरसमेंट की वजह से। फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, लोग क्या कहेंगे कि हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, इतना रैपिडली खा रहे हैं। अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड, ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले पर्सनस होते हैं दे फील नो कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग हैबिट्स। वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, ख़ुद को रोक नहीं सकते ज़्यादा खाने से, उनका ईटिंग पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर। स्लीप वेक डिसऑर्डर हमने पीछे डिस्कस किए हैं। अब स्लीप वेक डिसऑर्डर के काजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या रीजंस हैं। एज़मा, अगर आपको एज़मा है, कोई रिस्पायरेटरी इशू है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम है, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप सो सकें। एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी इसमें एक काज है स्लीप वेक डिसऑर्डर का। अल्कोहल यूजेज भी इसका एक कॉज है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अगर ये हमसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है एटियोलॉजी ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर, तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम उसमें लिख सकते हैं। फिजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, फिजिकल डिस्टर्बेंस मींस अगर आपको पेन है, हेडेक है, कुछ भी है, तो इसकी वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप नींद में चले जाएं। मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है लाइक एज़मा है, सांस लेने का मसला है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आपके लिए मुश्किल है सोना। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक नॉर्मल स्लीप ले सकें। एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन स्लीप वेक डिसऑर्डर। अल्कोहल यूजेज भी कंट्रीब्यूट करता है स्लीप वेक डिसऑर्डर में। एजिंग, आपने नोट किया होगा जो ज़्यादा एजिड पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल होता है हम सोएं, और वो जल्दी उठ भी जाते हैं, क्योंकि जब आपकी एज 65 से अबव होना शुरू होती है ना, तो फिर आपके जो स्लीप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एजिंग भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्लीप वेक डिसऑर्डर में। वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, अगर हम नाइट शिफ्ट्स में काम करें तो भी हमारा जो एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा, और स्लीप वेक डिसऑर्डर्स के लिए ये रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड इन पेशेंट ऑफ सर्जरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेन। पेन रिड्यूस करने के लिए हम मॉर्फिन ड्रग देते हैं पेशेंट्स को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, तलहा इज़ हैविंग अ बैड डे एट ऑफिस। तलहा का ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा है, ठीक है। व्हेन ही कम्स होम ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तलहा इज़ यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। स्नैरियो कुछ इस तरह से है कि एक पर्सन है तलहा, जिसका ऑफिस में दिन बुरा गुजरा है, जब वो वापस आता है तो घर में आता है तो ही स्टार्ट शाउटिंग एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म ये यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज एंजाइटी। हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप्स दी गई हैं, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको भी इससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पे हम देखते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन इज़ पुटिंग अवे अनप्लेजेंट थॉट एंड मेमोरीज फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस अनकॉन्शियसली। अच्छा, रिप्रेशन में आप क्या करते हो कि ना रिप्रेस कर देते हो या परे डाल देते हो अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से उन चीज़ों को जो आपके लिए एंजाइटी प्रोड्यूसिंग है या जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। और ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बचपन में आपकी कोई अनफुलफिल्ड विशेज़ हैं या कोई आपकी टेरेबल मेमोरीज़ हैं, तो आप उनको क्या करते हो, अपनी कॉन्शियस मेमोरी से पुश्ड बैक कर देते हो टू द अनकॉन्शियस मेमोरी, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है कि ताकि आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें। डिप्रेशन मीन परे डाल देना उन अनप्लेजेंट थाट्स को जो आपके लिए प्रॉब्लम काजिंग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस तरह हमें सामने प्रोजेक्टर नज़र आ रहा होता है, प्रोजेक्शन में हमें अपने ही जो हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, अपने ही जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, वो हमें सामने वाले बंदे में नज़र आ रहे होते हैं। In this unwanted feeling are displaced onto another person. For example, cheating spouse may suspect her husband as unfaithful. अगर आप में खुद एक cheating spouse है तो वो ये कंसिडर करेगी कि उसका husband भी unfaithful है, उसका husband भी एक cheater है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है इन विच पीपल जस्टिफाई अनअक्सेप्टेबल थॉट विद सीमिंगली लॉजिकल रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप कोई भी रैशनल देना शुरू कर देते हो, कोई भी लॉजिक देना शुरू कर देते हो
अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, जिस तरह वो है ना अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप कहते हो कि ये तो आप उसके लिए कोई लॉजिक देना शुरू कर दो कि अच्छा मुझे तो ये चाहिए ही नहीं थी, अच्छा ये तो चीज़ अच्छी ही नहीं है। एग्जांपल इसमें मैंने दी हुई है, अ पर्सन हु फेल टू गेट प्रमोशन, एक ऐसा बंदा जिसको प्रमोशन नहीं मिलती है, क्लेम दैट ही डोंट वांट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाद में कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं थी, मतलब उसने उसके लिए कोई रैशनल देना शुरू कर दिया, कोई लॉजिक देना शुरू कर दिया। लास्ट पे हमारे पास है डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट क्या होता है कि इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल यूज टू ट्रांसफ़र नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसमें आप नेगेटिव फीलिंग एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मतलब आप एक का गुस्सा किसी दूसरे बंदे पे निकाल रहे होते हो, वही जो हमारे सिनेरियो में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज़ एंग्री एट बॉस टेक आउट हिज एंगर टू हिज फैमिली, ठीक है, जो एक ऑफिस से बंदा डांट खा के आया है वो घर में आके अपने बीवी बच्चों को डांटना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, बीइंग हाईली सस्पिशियस एंड डाउटिंग द लॉयल्टी ऑफ अदर्स आर द साइलेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो पर्सनस होंगे उनका वो बहुत ही डाउटफुल होंगे और उनका सस्पिशियस बिहेवियर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, which of the following disorder is most closely linked with the violation of rules and criminal behavior। एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जो पर्सन सफ़र कर रहे होंगे उनमें ये फीचर्स होंगे कि वो रूल्स को वायलेट करेंगे और वो क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, एन इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड पेइंग अटेंशन टू हिज एनवायरनमेंट। एक पर्सन है, अब इसको ये मसला हो रहा है कि वो ठीक तरह से सोच नहीं सक रहा है, मुश्किल हो रही है उसको सोचने में, चीज़ों को याद करने में, अटेंशन देने में। ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंसिंग फिलिंग द ब्लैंक डिसऑर्डर, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी हमने टाइप्स भी पढ़ ली हैं, स्लीप वेक डिसऑर्डर की टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं। इम्पल्स कंट्रोल नेक्स्ट हमारे किसी एमसीक्यू में आएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ये जो हमारे पास सिनेरियो दिया गया है ये न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, द फिजियोलॉजिकल और कोग्निटिव चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और स्टॉपिंग इट ऑल टुगेदर इज़ कॉल्ड एज। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अगर एक पर्सन ड्रग में, आपने दो चीज़ें याद रखनी है, जो पर्सन ड्रग ले रहे होते हैं दो चीज़ें में आती हैं, या तो टॉलरेंस आती है और या फिर एक विड्रॉल। ये दो टर्म्स मोस्टली पेपर में रिपीट हो रही होती हैं, सब्जेक्टिव में भी रिपीट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आती हैं। और सिनेरियो हमारे पास क्या है इसमें, द फिजियोलॉजिकल और कोग्निटिव चेंजेस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं या कोग्निटिव चेंजेस आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, एक इंडिविजुअल ने ड्रग की क्वांटिटी को कम कर दिया है, ठीक है, या उसने बिल्कुल ही उसको स्टॉप कर दिया, तो ये हमारे पास आएंगे उसके अंदर विदड्रॉल सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन स्मोकिंग करता है, ठीक है, सिगरेट पीता है और वो एकदम से सिगरेट पीना बहुत ही कम कर देता है या सिगरेट पीना छोड़ देता है, तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे या कोग्निटिव चेंजेस आना शुरू कर देंगे, तो उनको हम कहेंगे कि इसके अंदर ये विदड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं या ही सफरिंग फ्रॉम विदड्रॉल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील बट नॉट फॉर फाइनेंशियल नीड इज़ नोन एज। एक पर्सन है जो कि चीज़ों को स्टील करता है, चुराता है चीज़ों को, बट इसलिए नहीं चुराता कि उसको फाइनेंशियली इन चीज़ों की ज़रूरत है, बट इस वजह से चुराता है क्योंकि उसकी एक अनरेजिस्टेबल अर्ज है, वो खुद को रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता चीज़ें चुराने से। तो ये कौन सा डिसऑर्डर आता है, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ऑपोजिशनल डिफाइंट वेरिएंट डिसऑर्डर, नन ऑफ अबव। इन सब डिसऑर्डर्स को भी हम बारी बारी देख लेते हैं। पायरोमेनिया डिसऑर्डर क्या होता है, इज़ एन इम्पल्स डिसऑर्डर, ठीक है, एक इम्पल्स डिसऑर्डर की ये टाइप है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर कॉन्ट रेजिस्ट एन इम्पल्स टू सेट फायर्स। अब इस तरह के जो लोग होते हैं इनकी एक अनरेजिस्टेबल अर्ज होती है आग लगाने वाली, ठीक है, इवन दो दे नो इट इज़ हार्मफुल। अब उनको ये भी पता है कि अगर वो इस तरह का कोई एक्ट परफॉर्म करेंगे तो वो हार्मफुल है, ख़तरनाक है। द अर्ज मेक देम एंशियस, टेंस और अरोज्ड, बट ये है कि उनके अंदर एक एंजाइटी होती है, एक टेंशन होती है जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं सकते, एंड दे सेट फायर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है, इट इज़ मेंटल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व रिपीटेडली बीइंग अनएबल टू रेजिस्ट अर्जेस टू स्टील आइटम्स दैट यू जनरली डोंट रियली नीड। इसमें आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये चीज़ चुरा लो किसी की, बट ये है कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को चुराना, तो ये हमारे पास आता है क्लेप्टोमेनिया। एमसीक्यू का राइट आंसर भी हमारे पास क्लेप्टोमेनिया ही है, जिसमें आप
चीज़ों को चुराते हो, फाइनेंशियल नीड के लिए नहीं चुराते, बट आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है इसलिए आप चीज़ों को चुरा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपोजिशनल डिफाइंड वेरिएंट डिसऑर्डर, इसको हम ODD भी कहते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। इट इज़ मोस्टली डायग्नोज्ड इन चाइल्डहुड, ये मोस्टली बच्चों में डायग्नोज किया जाता है। अब जो पर्सनस ODD से सफ़र कर रहे होंगे वो अनकोऑपरेटिव होंगे, डिफाइंड एंड हॉस्टाइल टूवर्ड पीर्स, पेरेंट्स, टीचर एंड अदर अथॉरिटी फिगर। ठीक है, अब ये क्या होंगे, बिल्कुल भी बच्चों का कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होगा, अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेटिव नहीं होंगे, पीर्स के साथ या जो उनके सीनियर्स हैं, टीचर्स वगैरह, उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर उनका नहीं होगा। दे आर मोर ट्रबलिंग टू अदर्स देन दे आर टू देमसेल्व्स, और ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डेरिवेशन ऑफ ओपियाइड। अब ये जो हमारे पास है ना, कोडीन, मॉर्फिन और हीरोइन, इन सबको ओपियाइड से ही डिराइव किया गया है, उसी के ये आगे सब प्रोडक्ट्स हैं, बट एम्फेटामाइन इसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, पेनसाइक्लिडीन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। पेनसाइक्लिडीन हमारे पास आता है हेलोसिनोजन ड्रग की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्रग हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन इन एन इंडिविजुअल। हेलोसिनोजन ड्रग्स जो होती हैं ये परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन काज करती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इंड्यूस स्लीप। कौन सी इनमें से एक ऐसी ड्रग है जिसको हम स्लीप इंड्यूजन के लिए यूज़ करते हैं। सेडेटिव, एंशियोलिटिक, हिप्नोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। सेडेटिव्स क्या होती हैं, इनका सूदिंग इफेक्ट होता है, काल्मिंग इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विलाइजर। एंशियोलिटिक्स को हम यूज़ करते हैं एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। हिप्नोटिक्स को हम यूज़ करते हैं यूज़ टू इंड्यूस स्लीप, ठीक है, आर्टिफिशियल स्लीप वगैरह इंड्यूस करने के लिए हम हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं। हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस ड्राउजीनेस एंड प्रोमोट एंड स्लीप एंड मेंटेन स्लीप, ठीक है, ये स्लीप को प्रमोट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं। एंटीबायोटिक्स तो इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ये यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू ट्रीट सम इन्फेक्शंस। क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास सी है, हिप्नोटिक्स को हम यूज़ करते हैं स्लीप इंड्यूसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस इज़ फाउंड इन सिगरेट। सिगरेट के अंदर निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेटर द रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एडिक्टिव डिसऑर्डर इन दैट कंट्री। ठीक है, कि एक कंट्री के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा, एडिक्टिव डिसऑर्डर भी ज़्यादा होंगे। दिस रिसर्च इज़ मोस्ट लाइकली कैरिड आउट बाय द सोशो कल्चरल परस्पेक्टिव। जो सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट्स हैं ना, सोशो कल्चरल परस्पेक्टिव अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंगली ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो एडिक्टिव डिसऑर्डर भी ज़्यादा होंगे। बायोलॉजिकल वाले क्या होते हैं कि वो ना हमारी बायोलॉजी देख रहे होते हैं, कुछ ब्रेन केमिस्ट्री देख रहे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसलिए भी इसमें एडिक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। कोग्निटिव वाले कोग्निशन से कंसर्न होते हैं और बिहेवियर वाले एक पर्सन का बिहेवियर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर अल्कोहल इनहिबिट द न्यूरोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, गाबा के इम्पैक्ट की वजह से, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर, अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है न्यूरोनल कम्युनिकेशन को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप dissociative amnesia a person loses all memory that took place within a limited period of time। कौन सी ऐसी डिसोसिएटिव एमेंजिया की टाइप है जिसमें एक पर्सन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी इवेंट्स हुए होते हैं उनकी मेमोरी को भूल जाता है। लोकलाइज्ड डिमेंशिया, सेलेक्टिव डिमेंशिया, जनरलाइज्ड डिमेंशिया, कॉन्टीन्यूस डिमेंशिया। इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, लोकलाइज्ड डिमेंशिया। बट हम डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम ये देखेंगे डिसोसिएटिव डिमेंशिया क्या है। डिसोसिएटिव डिमेंशिया इज़ अ डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रिपोर्टेड मेमोरी गैप्स। अब इसमें क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग इनटू द पास्ट और डीलिंग विद द पास्ट। इसमें क्या होंगे, आपके रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी गैप्स होंगे। These gaps involve an inability to recall information about yourself or event or people in your life। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने पास्ट की इवेंट को रिकॉल नहीं कर सक रहे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिमेंशिया अगर हम देखें तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है लोकलाइज्ड डिमेंशिया।
लोकलाइज्ड डिमेंशिया में क्या होगा, अ पर्सन लूजेज ऑल मेमोरी ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी कुछ इवेंट्स हुए होते हैं एक पर्सन को वो याद नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सीडेंट हुआ है तो पर्सन को भूल जाएगा कि अच्छा क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कुछ ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो उसको याद नहीं होते। सेलेक्टिव डिमेंशिया, पर्सन्स रिमेंबर सम बट नॉट ऑल इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, एक बंदे को कुछ चीज़ें तो याद होती हैं इवेंट की, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसको इस इवेंट की याद नहीं होती हैं, तो ये आ जाता है सिलेक्टिव डिमेंशिया। मतलब सिलेक्टिवली कुछ चीज़ें याद हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं हैं। जनरलाइज्ड डिमेंशिया, कंप्लीट लॉसेस ऑफ आइडेंटिटी एंड लाइफ हिस्ट्री, जनरलाइज में क्या होगा कि उसको सब कुछ ही भूल जाएगा, लाइफ हिस्ट्री भी भूल जाएगी, अपने बारे में सेल्फ आइडेंटिटी भी वो भूल जाएगा, तो ये जनरलाइज्ड डिमेंशिया के अंदर आ जाता है। Continuous dementia, forgetting continuous into the present, the person might forget new and ongoing experiences। अब इसमें क्या होता है कि आप कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को भूल रहे होते हो, साथ साथ जो इवेंट हो रहे होते हैं आप उनको भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे क्या हुआ था आपको दोपहर में याद नहीं होगा, या रात के टाइम पे आपको दोपहर वाले इवेंट्स याद नहीं होंगे, तो ये कॉन्टीन्यूस डिमेंशिया में आता है कि आप साथ साथ चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली भूलते जा रहे हैं। सिस्टमाइज्ड डिमेंशिया, सिस्टमेटाइज्ड डिमेंशिया क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। पेशेंट फॉरगेट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और देयर फैमिली हिस्ट्री। ठीक है कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें आप क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं याद रहती है आपको। फॉर एग्जांपल एक बंदे के बारे में आपको पूरी डिटेल्स याद नहीं होती, या कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह आप कंप्लीटली भूल जाते हैं। परमानेंट डिमेंशिया इज़ फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन परमानेंट बेसिस। परमानेंट डिमेंशिया में ये होता है कि आपको परमानेंटली चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, जो परमानेंट डिमेंशिया वाले लोग होते हैं समटाइम्स ये नई जगह पे जाके एक नई लोकेलिटी में जाके रहना शुरू हो जाते हैं विद सम न्यू आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट टू अफेक्ट। अफेक्ट के अल्टरनेट में हम यूज़ करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। द को एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन डिसऑर्डर इन द सेम इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। अगर एक पर्सन के अंदर एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कोमॉर्बिडिटी है या कोमॉर्बिड्स वाला पर्सन है। ठीक हो गया। जिस तरह अगर एक पर्सन है उसको एज़मा भी है, साथ में वो डिप्रेशन वाला पेशेंट भी है, साथ में हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का भी उसको मसला है, तो हम कहेंगे कि दिस पर्सन हैज़ कोमॉर्बिडिटी, या इसके कोई कोमॉर्बिड्स हैं, पहले से इसको एक से ज़्यादा इसके अंदर डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेट ऑफ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है विद इमोशन रेगुलेशन, कि वो अपनी इमोशंस को ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर के कॉजेज़ में क्या चीज़ें आती हैं। पेरेंटल क्रिमिनलिटी, अगर पर्सन के पेरेंट्स जो हैं वो ही किसी क्रिमिनल बिहेवियर में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये भी एक कॉज होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर होगा। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ केयर गिवर्स, अगर आपके केयर गिवर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र जो है जो आपको सुपरवाइज़ करने वाले हैं वही अगर चेंज होते रहते हैं, तो ये भी बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर का काज होता है। फैमिली साइकोपैथोलॉजी, अगर फैमिली में किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर है तो ये भी इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है या एक कॉज होता है कि बच्चों में भी कंडक्ट डिसऑर्डर होगा। लो वर्बल आईक्यू इसके अंदर नहीं आता है। अच्छा, कंडक्ट डिसऑर्डर की थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं हम। कंडक्ट डिसऑर्डर रेफर टू अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। ठीक है, इसमें पर्सन को डिसऑर्डर होगा कि वो उसकी बिहेवियर या इमोशनल रेगुलरिटीज़ नहीं है। इंडिविजुअल विल नॉट कंफर्म देयर बिहेवियर टू द लॉज और सोशल नॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। ठीक है, कि वो उनका जो बिहेवियर होगा उनकी एज के अकॉर्डिंगली उन्होंने जिन रूल्स को फॉलो करना है, जिन सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना है वो उनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कंडक्ट डिसऑर्डर यूजुअली बिगिनस एट 7 to 15 ईयर्स ऑफ एज, और इसका जो यूजुअली बिगिनिंग पीरियड है वो 7 to 15 ईयर्स ऑफ एज है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। विच डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड विद डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड अवेयरनेस। डिलीरियम डिसऑर्डर में आपको अटेंशन में और अवेयरनेस में इफेक्ट होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम, ये पर्सन डिलीरियम में है, इसको पहचान नहीं है कि ये कहाँ पर है, किधर है, सेल्फ अवेयरनेस उसको नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ इंसोम्निया डिसऑर्डर एक्सेप्ट। इंसोम्निया डिसऑर्डर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इंसोम्निया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये लैक ऑफ स्लीप होता है। डिफ़िकल्टी इन रिटर्निंग टू द स्लीप, ये भी इसके अंदर है। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्लीप,
अगर गलती से वो सो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो सोते ही रह जाएंगे, स्लीप को मेंटेन नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी इन इनिशियली स्लीपिंग, अगर वो सोने के लिए जाते हैं बेड पे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सोने में। डिफ़िकल्टी इन अवेकिंग नहीं है, बल्कि वो तो टाइम से पहले ही जाग जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। कंडक्ट डिसऑर्डर यूजुअली बिगन्स एट द एज रेंज ऑफ, कंडक्ट डिसऑर्डर की जो एज रेंज है पहले भी एक MCQ में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ 7 to 15 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ एटलीस्ट 3 months और लॉन्गर एपिसोड्स ऑफ इंसोम्निया देन इट विल बी स्पेसिफाइड एज। इंसोम्निया डिसऑर्डर को हम फर्दर कैटेगराइज कर रहे होते हैं, फर्दर उसकी स्पेसिफिकेशन हम देख रहे होते हैं। एपिसोडिक, परसिस्टेंट, रिकरेंट, स्वेयर। एपिसोडिक में ये होगा कि सिम्टम लास्ट एटलीस्ट 1 month बट लेस देन 3 month। ठीक है, कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको 1 month से ज़्यादा हो गए हैं बट लेस देन 3 months, लेकिन 3 months से उनका टाइम पीरियड कम है। परसिस्टेंट में क्या होगा, सिम्टम लास्ट 3 months और लॉन्गर, आपके जो सिम्टम्स हैं इंसोम्निया के वो पिछले 3 month से ज़्यादा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरेंट में क्या होगा, 2 or more एपिसोड्स विद इन द स्पेस ऑफ 1 year। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिकरेंट इंसोम्निया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। इंडिविजुअल इन क्लस्टर फिल इन द ब्लैंक अपीयर ओड एंड इसेंट्रिक। जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं क्लस्टर ए वाले वो ओड एंड इसेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। पिका डिसऑर्डर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। पिका डिसऑर्डर हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में नहीं आता है। ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर हमारा आता है पिका डिसऑर्डर। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में भी नहीं है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी ये नहीं आता है, बल्कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। द टर्म दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ सोसाइटी। जो मैन और वुमेन के हम रोल को देख रहे होते हैं उसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम उसका बायोलॉजिकल मेकअप देखें कि एक मेल और फीमेल किस तरह से हैं, उनके बायोलॉजिकल क्या डिफरेंसेज हैं, स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंसेज हैं, तो वो उसको हम सेक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज़ द कॉज ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर यूजुअली होता है रिप्रेशन की वजह से, जिसमें हम अपनी अनप्लेजेंट थॉट्स, अनप्लेजेंट मेमोरीज को कॉन्शियस अवेयरनेस से अनकॉन्शियस अवेयरनेस में डाल देते हैं, एंड दैट ऑल प्रोसेस हैपेंड अनकॉन्शियसली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। एंग्री और इरिटेबल मूड, आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और ये जो ऑप्शंस हैं इनको भी हम देख चुके हैं। पायरोमिनिया में उनकी अनरेजिस्टेबल अर्ज होती है टू सेट फायर। क्लेप्टोमिनिया में आपको चोरी करने की आदत है। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर वाले ये होंगे कि उनका आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर होगा अपने पीयर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और इसमें क्या बताया गया हमें, सिम्टम्स इंक्लूड आर्गुइंग अलॉट विद अडल्ट्स, ऑलवेज क्वेश्चनिंग रूल्स एंड रिफ्यूजिंग टू फॉलो। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर वाले क्या करते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, हमेशा आर्गू कर रहे होते हैं। एंड ब्लेमिंग अदर्स फॉर चाइल्ड ओन मिस्टेक्स, अगर उनकी कोई अपनी गलती भी होगी तो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। इफ़ एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ड्रग देन बिफोर इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, इंडिविजुअल इज सैड टू बी एक्सपीरियंसिंग। अगर एक पर्सन को ड्रग की ज़्यादा डोज चाहिए, ठीक है, इसको डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स के लिए, तो इसको हम कहेंगे टॉलरेंस। कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन दिन में फॉर एग्जांपल 3 glasses ले रहे हैं अल्कोहल के in order to gain some desirable effects, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, 3 से 4, 6, 5 ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, 4, 6, 8, 10 ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज टॉलरेंस। इस पर्सन के अंदर अब टॉलरेंस आ गई है और इसको ज़्यादा ड्रग चाहिए इन ऑर्डर टू गेन सेम डिज़ायर्ड इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। स्लीप वॉकिंग इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। पैरासोमनिया में हमने देखा था कि आपके एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप में। पैरासोमनिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। इन डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इफ पर्सन इज़ वेल अवेयर द रेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज़ इन इंडिविजुअल, दिस रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटीज़ इज़ कॉल्ड एज। ओके, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है
डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसको हम पहले क्या कहते थे, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते थे हम। इज थॉट टू बी अ कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्विचिंग टू अल्टरनेट आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ना अल्टरनेट आइडेंटिटीज़ में स्विच करते हो। जिस तरह हम कुछ ड्रामाज वगैरह में देखते हैं ना कि एक पर्सन दिन के टाइम पे कुछ और बिहेव कर रहा होता है, नाइट के टाइम पे वो बिल्कुल एक स्विच कर देता है किसी और आइडेंटिटी में, लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर दे या वट एवर। म्यूचुअली इमेंसिक रिलेशनशिप क्या होगा, पर्सनैलिटीज़ दैट हैव नो अवेयरनेस ऑफ अदर। म्यूचुअली इमेंसिक रिलेशनशिप में ये है कि एक आइडेंटिटी को या एक पर्सनैलिटी को नहीं पता कि दूसरी पर्सनैलिटी भी है, या दूसरी को पहले के बारे में नहीं पता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अनअवेयर हैं। म्यूचुअली कोगनाइज्ड रिलेशनशिप, सब पर्सनैलिटीज़ बीइंग अवेयर एंड इन ट्यून विद द अदर पर्सनैलिटीज़ ऑफन डिस्कशन विद ईच अदर। अब इसमें जो एक बंदा स्विच करता है एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में या एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में, तो वो दोनों एक दूसरे से अवेयर हैं और सम टाइम उनकी आपस में कन्वर्सेशन भी चल रही होती है। वन वे अमेंसिक रिलेशनशिप में क्या होगा कि सम सब पर्सनैलिटीज़ आर अवेयर ऑफ अदर बट द अवेयरनेस इज़ नॉट म्यूचुअल। ठीक है, दोनों साइडों से नहीं पता, एक तो आइडेंटिटी को पता है कि उसकी दूसरी आइडेंटिटी है, लेकिन दूसरी को पहले के बारे में नहीं पता होगा। कोई सिनेरियो हमारे पास ये था कि इंडिविजुअल जो है उसको रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी, पर्सन इज़ वेल अवेयर द रेस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ की। ठीक है, एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में अवेयरनेस है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअली कोगनाइज्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। एवरेज नंबर ऑफ सब पर्सनैलिटीज़ इन वुमेन इज़ ऑलमोस्ट, एवरेज नंबर ऑफ सब पर्सनैलिटीज़ वुमेन के अंदर है 15, और एवरेज नंबर ऑफ सब पर्सनैलिटीज़ इन मैन के अंदर हमारा किसी MCQ में आएगा, इसको हम देख लेंगे, बट आई थिंक सो 8 इसका राइट आंसर है। मैन के अंदर 8 है और वुमेन के अंदर 15 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ एन एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर विच डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेंसी ऑफ कल्चर वुड फॉल इनटू। ठीक है, एक बंदे का एक ऐसा बिहेवियर है जो कि उसके कल्चर की एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट है, तो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ मेल और फीमेल सीन इन एन इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर सेक्स है। और जो अगर हम सोसाइटी के जेंडर रोल्स के बारे में बात करें कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक मेल से एक फीमेल से, तो वो हमारे पास आ जाता है जेंडर में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर इज़ इन्वॉल्व्ड इन एपरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड। तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर वालों की बहुत ही सिलेक्टिव ईटिंग और फीडिंग हैबिट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। गैम्बलिंग डिसऑर्डर एंड इट्स रिस्क फैक्टर। गैम्बलिंग डिसऑर्डर क्या है? परसिस्टेंट एंड रिकरेंट प्रॉब्लमैटिक गैम्बलिंग बिहेवियर लीडिंग टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस। ठीक है, गैम्बलिंग डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आपका गैम्बलिंग बिहेवियर होगा जिसकी वजह से आपकी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगी या सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होगी या डिस्ट्रेस होगा। पीपल हु हैव गैम्बलिंग डिसऑर्डर आर अनएबल टू रेजिस्ट रिकरेंट अर्जेस टू गैम्बल। ठीक है, जिन लोगों को गैम्बलिंग डिसऑर्डर होता है उनकी एक अनरेजिस्टेबल या अर्ज होती है गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग को हम उर्दू में कहते हैं जुआ खेलना। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन अनरजिस्टेबल अर्ज है, वो खुद को रोक नहीं सक रहा है गैम्बलिंग से। पीपल हु हैव गैम्बलिंग डिसऑर्डर आर अनएबल टू रेजिस्ट रिकरेंट अर्जेस टू गैम्बल डिस्पाइट नोइंग दैट द गैम्बलिंग विल ब्रिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टू देमसेल्व्स और अदर्स। ऑल्दो उनको पता होता है कि गैम्बलिंग की वजह से उनके लिए भी रिस्क फैक्टर हैं, उनके लिए भी ख़तरा है, दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा है, बट उनका उस पर कंट्रोल नहीं होता है अपने बिहेवियर पर। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके गैम्बलिंग डिसऑर्डर के? ड्रग अवेलेबिलिटी, एक पर्सन जिसको ड्रग की आदत होती है, उसके पास ड्रग इजीली अवेलेबल है, वो गैम्बलिंग बिहेवियर्स में चला जाएगा, गैम्बलिंग की आदत हो जाएगी उसको। पीयर प्रेशर, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पर्सनैलिटी एक बंदे की किस तरह से है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल ऑल्सो लीड टू द गैम्बलिंग डिसऑर्डर। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे गैम्बलिंग को एक नॉर्मल चीज़ समझा जाता है, तो आप उसको पिक आउट कर लेंगे। फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में ही ये पहले से ट्रेंड चलता आ रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपको भी एक नॉर्मल चीज़ लगेगी, आपका भी गैम्बलिंग बिहेवियर हो जाएगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो पेशेंट्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं उनका भी गैम्बलिंग डिसऑर्डर के लिए रिस्क फैक्टर है ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूज हम किसको कहते हैं? इट इज़ मोर स्फेयर सब टाइप ऑफ एमनेसिया कॉल्ड फ्यूज। एमनेसिया की एक टाइप है। एमनेसिया हमने पढ़ा था ना, रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी गैप्स। फ्रॉम लेटिन फ्यूगर मीन्स टू फ्ली, द मेमोरी लॉस इज़ मेयर
extreme, the person not only become totally magic but suddenly leave home and work and assume a new identity. इसमें क्या होगा कि एक पर्सन जस्ट यही नहीं है कि अपना घर छोड़ देगा, उसको भूल जाएगा वो क्या है, बल्कि एक नई जगह पे जाके रहना शुरू कर देता है एक नई आइडेंटिटी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इन लिस्ट अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर। अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, अल्कोहल विड्रॉल है, अल्कोहल अदर अल्कोहल इंड्यूस डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर। ये आपका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, इन लिस्ट करें अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नहीं है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डिस्क्राइब टॉलरेंस एंड विदड्रॉल रिएक्शन ऑफ ड्रग। ये हमने पहले भी MCQs में डिस्कस कर लिया है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है? इज़ द ब्रेन एंड बॉडी नीड फॉर एवर लार्जर डोजेज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अर्लियर इफेक्ट। ठीक है, इसमें आपकी ब्रेन की नीड होती है कि आप ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लो ताकि आपको पहले जैसा डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके। दे नीड इंक्रीजिंग डोज ऑफ द ड्रग टू प्रमोट डिज़ायर्ड स्टेट। विदड्रॉल में क्या आता है? विदड्रॉल रिएक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ अनप्लेजेंट एंड समटाइम डेंजरस सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल क्रैम्प्स, एंजाइटी अटैक्स, स्वेटिंग, नोजिया दैट अकर व्हेन द पर्सन सडनली स्टॉप्स टेकिंग ड्रग। टॉलरेंस और विदड्रॉल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। टॉलरेंस में आपको ड्रग की क्वांटिटी, ड्रग की अमाउंट ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके। जितना आपको पहले प्लेयर मिल रहा था उतना ही अभी आपको मिल सके, सूदिंग और काल्मिंग इफेक्ट। लेकिन जो विदड्रॉल होता है, विदड्रॉल ये होता है कि अगर आप एक चीज़ या एक ड्रग लेना कम कर देते हो या एक ड्रग लेना छोड़ देते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। एंजाइटी हो सकती है, कोई फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स वगैरह, स्वेटिंग, नोजिया, तो ये आता है आपके पास विदड्रॉल में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट PSY 404 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल मेड इट अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।